हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला काउंटी चैंपियनशिप का मैच, जो कि होने जा रहा है सोमरसेट और केंट के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है कूपर एसोसिएट काउंटी ग्राउंड टॉन्टन में। अभी तक हमने दो काउंटी के मैचेस कवर करे हैं इस सीज़न में और दोनों ही काफ़ी अच्छे गए हैं। अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो आपका भी अच्छा ही जा रहा होगा। लास्ट मैच डे में हमने कोई मैच कवर नहीं किया था, लेकिन केंट का जो सेकंड लास्ट मैच था लैंकाशायर के अगेंस्ट में, हालांकि वहाँ पे तो अकॉर्डिंग टू वीडियो ऐसी चीज़ें नहीं गई थी सही, लेकिन जो जो प्लेयर्स हमने पिक किए थे वो काफ़ी सही गए थे और प्रिडिक्शंस भी लगभग लगभग सही था। स्मॉल लीग के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत आपको दिक्कत आई होगी। बड़ी लीग में ऑब्वियसली वो प्रिडिक्शन से आप कुछ नहीं कर पाए होंगे। अभी हम बात करेंगे इस मैच के बारे में, और सोमरसेट का कोई भी मैच अभी तक हमने कवर नहीं किया है। केंट के हमने जो मैच है कवर किया था उनका सेकंड लास्ट मैच, तो थोड़ा बहुत आइडिया उनके बारे में हमें है। सोमरसेट का कोई आइडिया आपको शायद नहीं होगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ही मैं बता दूं कि ये दोनों ही टीमें रेड बॉल क्रिकेट में तो उतनी अच्छी टीम नहीं होती है। हालांकि वाइट बॉल क्रिकेट में, मतलब T20 में स्पेशली, सोमरसेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम होती है। रेड बॉल क्रिकेट में आप इन दोनों टीमों से ज़्यादा उम्मीद रख नहीं सकते। ठीक है। और उससे बड़ी बात यह है कि लास्ट सीज़न से पहले तक ये दोनों टीमें सेम ग्रुप में भी नहीं होती थी रेगुलरली, तो इसीलिए हेड टू हेड में हमें ज़्यादा मैचेस मिलेंगे नहीं। 3 मैचेस मिलेंगे, पिछले सीज़न के 2 मैच, और इस सीज़न में ऑलरेडी इन दोनों टीमों के बीच में एक मैच हो चुका है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ग्राउंड के इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास होंगे ही, और करंट फॉर्म को जैसे कि हम देखते हैं वो देखेंगे और कंक्लूजन पे लाने की कोशिश करेंगे चीज़ों को। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। कूपर एसोसिएट काउंटी ग्राउंड टॉन्टन में जो मैच होने जा रहा है, वेदर क्लियर है, मतलब पहले दिन का तो मैच सही लग रहा है अभी के लिए, और मुझे नहीं लगता कि टॉस में कोई दिक्कत होनी चाहिए। पिछले सीजन में जैसे मैंने आपको बताया, ये दोनों टीमें रेड बॉल क्रिकेट में उतनी अच्छी नहीं खेलती है, और 7वें और 8वें स्थान पर खत्म किया था रिस्पेक्टिवली। केंट से एक पायदान ऊपर खत्म किया था सोमरसेट ने पिछले सीजन में। लास्ट 2 मैचेस की अगर हम लास्ट 5 मैचेस की अगर हम बात करें, जो कि 2 सीज़न तो नहीं है, लेकिन चलो 5 मैचेस की अगर हम बात करें, तो 2-1 से सोमरसेट आगे आपको दिख जाएगी, और 2 मैच टाई भी हुए हैं। इस ग्राउंड में भी बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है। पिछले सीजन में सिर्फ 1 जीत 1 हार और 5 मैच टाई हुआ था। उसके पहले वाले सीजन में 2 जीत 3 हार और 2 मैच टाई हुए हैं। तो ज़्यादा मैचेस हारी है सोमरसेट अपने घर पे, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं हेड टू हेड के बारे में बात करने के लिए, और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और कुछ प्लेयर्स हमें मिलते हैं या नहीं जो हमारे लिए रिलेवेंट हो सकते हैं। तो ये पहला मैच है 2022 का। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत रेगुलरली ये सेम ग्रुप में नहीं होते थे, कोई नीचे मतलब नीचे डिमोट हो जाते थे परफॉर्मेंस की वजह से, या किसी और रीज़न की वजह से दोनों सेम ग्रुप में नहीं होते थे। तो इसीलिए रेगुलर इंटरवल में इन दोनों टीमों के बीच रिसेंट टाइम से मैच नहीं हुआ है, लेकिन 2022 में हुआ था। तो ये कैंटरबरी में हुआ था, जो केंट का घर है। यहाँ पे सोमरसेट ने बना 202। कुछ नामों को यहाँ पे नोटिस करना, गोल्ड्सवर्दी जो स्क्वाड में नहीं है, क्रेग ओवरटन 30 रन के थे। बाकी नेथन गिलक्रिस्ट, जिन्होंने लैंकाशायर वाले मैच में बहुत बढ़िया बॉलिंग कराई थी, इन्होंने और वेस एगर ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी, और जिसके बदौलत केंट ने वहाँ पे जीत दर्ज करा था काफ़ी सालों बाद। क्वीन अवेलेबल नहीं है। केंट ने यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करी थी, जहाँ पे आपको म्यूवाई नहीं मिलेंगे। क्रॉली, डेनली, थोड़ा नोटिस करना इनके नाम को भी। कादरी स्क्वाड में है, देखना पड़ेगा खिला जाता है या नहीं। लिविंग और डैनियल बेल्ट्रामन जो इस सीजन में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, इनके परफॉर्मेंसेस थे। ऑलरेडी भी स्क्वाड में है, देखना पड़ेगा खिलाया जाता है या नहीं। ग्रीन और क्रेग वाटन का विकेट। सोमरसेट दूसरी इनिंग्स पर सिर्फ 139 पर वो निपट गए थे, जिसको लीड किया था वही गिलक्रिस्ट ने। बाकी कादरी का यहाँ पे बॉलिंग कंट्रीब्यूशन भी था, स्क्वाड में है, याद रखना इनको खिलाया नहीं गया है हालांकि लास्ट मैच में। डीवीडी मतलब डैनियल बेल्ट्रामन, गिलक्रिस्ट और एविसन के परफॉर्मेंसेस रहे हैं, तो पूरी तरीके से यहाँ पे डोमिनेट करा था। और बॉलर्स दोनों ही तरफ से सक्सेसफुल हुए थे। वैसे तो सोमरसेट की बॉलर्स ने 10 विकेट निकाले थे, लेकिन बैटिंग बहुत बुरी रही थी सोमरसेट की तरफ से। सिर्फ गोल्ड्सवर्थ ही बताने लायक परफॉर्मेंस है, बाकी किसी का नहीं है। और बाकी बॉलरों में से केंट की तरफ से करंट स्क्वाड में आपको जो मिलेंगे उनमें से गिलक्रिस्ट है, बैटिंग से क्रॉली और कादरी जो है स्क्वाड में, ये मेजर परफॉर्मर्स थे। अगला मैच और पहला मैच और लौता मैच जो आपको रिसेंटली मिलेगा, जो टॉन्टन में हुआ था। इसके पहले अगर आप टॉन्टन वाले मैच को ढूंढने जाएंगे तो आपको 2019 में जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली वो रेलिवेंट नहीं है, और बहुत सारे प्लेयर्स वहाँ से चेंज भी हो चुके हैं, तो यही एकमात्र रेलिवेंट मैच है। तो सोमरसेट ने यहाँ पर बना था 404 अपने घर पे आके, और अगले ही सीजन का मैच है। वैसे तो ये पिछले आपने जो लास्ट हेड टू हेड देखा उसके अगले ही सीजन का मैच है। यहाँ पे भी गोल्ड्सवर्थ का काफ़ी बड़ा परफॉर्मेंस था। बाकी लेमन भी आपको देखने मिल जाते हैं, जो इस सीजन में भी अच्छा स्टार्ट कर चुके हैं और अच्छे फॉर्म से दिख रहे हैं। वैसे तो एंड्रू उम्मीद एक और नाम, जिनको शायद लोग स्मॉल लीग में नोटिस नहीं करे, लेकिन अच्छे फॉर्म से दिख रहे हैं। कोलर कैडमोर ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं है। बाकी बॉलरों में से आपको डैनियल बेल्ट्रामन की बॉलिंग देखने मिल जाती है, ये कोई भी नहीं है। और लीडिंग का 1 विकेट। ऑब्वियसली यहाँ पे बॉलिंग का कुछ खास फायदा था नहीं, सिर्फ 4 ही विकेट निकाले थे केंट ने। केंट की बैटिंग अच्छी नहीं रही थी यहाँ पे। आबेल जो कि नहीं खेल रहे हैं, ग्रेगोरी के यहाँ पे 3 विकेट से मैच यहाँ पे ड्रॉ हो गया था, बारिश के चलते शायद।
नहीं तो केंट का यहाँ पे वो हाल हुआ था अवे मैच में, जो हाल उन्होंने अपने घर पे सोमरसेट का किया था, जो आपने लास्ट मैच में यहाँ पे देखा, और इनिंग्स से वो हार सकते थे, लेकिन चलो मैच ड्रॉ हो गया। इस सीज़न में भी एक मैच हुआ है, अगर हम उस पर नोटिस करें तो केंट की बैटिंग वापस से अच्छी नहीं रही। ठीक है, करंट स्क्वाड में आपको सारे म्यूआई के अलावा सारे ही दिख जाएंगे। कॉम्पटन थे, फिंच और एविसन के स्कोर्स हैं। एविसन भी इस सीज़न में अच्छा कर रहे हैं। लास्ट मैच में हमारे पंट भी थे, बहुत लोग इनको ले नहीं रहे थे। ग्रेगोरी, इस नाम को नोटिस करना, हिस्टोरिकली इनके परफॉर्मेंस अच्छे रहे हैं जब भी वो खेले हैं। लास्ट एक दो मैच में शायद नहीं खेले होंगे हेड टू हेड में, लेकिन जब भी वो खेले हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। ऑलरेज का तो आपने देख ही लिया, इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है बॉलिंग से कम। सोमरसेट ने अच्छी बल्लेबाजी करी। रेनशॉ जो सोमरसेट में आए हैं इस सीजन में, और उनका परफॉर्मेंस है। लेमन बी और गोल्ड्सवर्दी के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। अभी तक जो 3 परफॉर्मेंसेस हमने देखे हैं इनके परफॉर्मेंस अच्छे रहे हैं। बाकी कोई चले ना चले। और लेमन बी का भी हमने देखा, इनका ही परफॉर्मेंस अच्छा आया है हेड टू हेड में। यहाँ पे एक 100 भी उन्होंने लगाया था, 109 लास्ट मैच में जो इसी ग्राउंड पे हुआ था, और यहाँ पे 90 का स्कोर था। हाईएस्ट रन स्कोरर भी थे वो टीम के होकर। ऑलरेज के बैटिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं रू के साथ। बाकी गिलक्रिस्ट बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इनका चल रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हेड टू हेड में नाम है। लास्ट मैच से भी उनके परफॉर्मेंस थे जहाँ पे केंट जीत चुकी थी, मतलब जीती तो हाँ, केंट यहाँ पे जो जीता था उन्होंने, यहाँ पे भी उन्होंने 8 विकेट निकाले थे। यहाँ पे भी इनके खाते में 3 विकेट्स थे। बाकी ये कुछ बॉलर से जिन्होंने परफॉर्म करा। हालांकि यहाँ पे भी मैच ड्रॉ हुआ, जहाँ पे डैनियल बेल ड्रमन लीडिंग। डेनली के भी परफॉर्मेंस आपने नोटिस करे होंगे, इनके परफॉर्मेंस आए हैं इस फिक्चर में। यहाँ पे 110 का इनिंग्स उन्होंने खेला था एक इनिंग्स में। यहाँ पे भी 38 रन उन्होंने बनाए थे, और पहले वाले मैच 38 उन्होंने बनाए थे। यहाँ पे एक 73 का था। तो आखिरी 3 मैच में 3 बार इनके परफॉर्मेंस आ चुके हैं। कुछ लोग शायद इन पे नोटिस नहीं भी करें बैटिंग में बहुत सारे प्लेयर्स रहने की वजह से, लेकिन इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छे हैं। और रिसेंटली जो कुछ दिन पहले मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में, अप्रैल 5 से लेकर 8 तक, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है वैसे तो वहाँ पे भी इनके कुछ स्कोर्स थे। और डैनियल बेल ड्रमन जो कि अच्छे फॉर्म से भी गुजर रहे हैं, और लीडिंग। बाकी बॉलरों में से बॉल, डेवी और गोल्ड्सवर्दी के परफॉर्मेंस रहे हैं। गोल्ड्सवर्दी स्क्वाड में नहीं है, नहीं तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते। तो ये है 3 मैचेस। तीनों ही मैच में जो चीज़ हम नोटिस कर पा रहे हैं, ये लास्ट वाला मैच जो था, यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि कोई टीम ने डोमिनेट किया होगा। यहाँ पे मैच बराबर पर ही था और मैच ड्रॉ हो गया। लेकिन उसके पहले जो दोनों मैच गए हैं, होम टीम ने बहुत डोमिनेट किया था। पहले वाले मैच पर अपने घर पे केंट ने डोमिनेट किया था बैटिंग बॉलिंग से, यहाँ पर उन्होंने रिजल्ट भी निकाला था। इस वाले मैच पर सोमरसेट रिजल्ट तो नहीं निकाल पाई थी, वेदर की वजह से हो या किसी और रीज़न की वजह से, लेकिन ये चीज़ था। लेकिन इस वाले मैच में आप नहीं कह सकते किसी एक टीम ने डोमिनेट करी होगी। यहाँ पे मैच किसी भी तरफ जा सकता था। केंट के हाथ में यहाँ पर अच्छा बैटन था, और अगर वो सही से उसको यूटिलाइज कर पाते तो उनके पास अच्छे खासा लीड भी रह सकते थे चौथे इनिंग्स के लिए। लेकिन बात यह है कि ऐसे रिजल्ट्स गए हैं। टॉन का हमें एक ही मैच देखने मिलता है रिसेंट टाइम्स में, लेस देन 1 ईयर हुआ है इस मैच को हुए, जहाँ पे हमें मेजर परफॉर्मर्स लेमन भी देखने मिलते हैं। लेमन भी सिर्फ इस मैच में नहीं, अगले मैच पर भी वो हाईएस्ट स्कोरर थे टीम के होकर। एंड्रू उमित के बारे में हम आगे बात करेंगे। अवेलेबल नहीं है टॉम कॉलर कैटमोर। ये है कुछ बॉलर से, हमने बॉलर में से सिर्फ नेथन गिलक्रिस्ट का नाम देखा है जिनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। बाकी किसी के या तो नाम नहीं है या तो रिकॉर्ड्स नहीं है। केंट की तरफ से डेनली का हमने नाम देख रखा है, इनके परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे रहे हैं इस टीम के अगेंस्ट में। और ग्रेगोरी मैंने पहले ही बताया, इनके बॉलिंग रिकॉर्ड्स अच्छे रहते हैं। तो ये मेजर परफॉर्मर से लास्ट जो मैच हुआ था टॉन्टन में, वहाँ से हमें जो मिल रहे हैं। तो ये हो गई हेड टू हेड की बातें। ज़्यादा देखो नहीं है, 3 मैचेस हैं, उनमें से भी कुछ मैचेस में एक आध इनिंग्स ही खेली है एक टीम ने। तो जो भी है ये है। बाकी अगर आप चाहो वीडियो बैक करके पॉज करके देख सकते हो। अभी हम बात करेंगे हेड टू हेड के बाद ग्राउंड के बारे में, और देखते हैं कि इस ग्राउंड पे कैसे कैसे मैचेस हुए हैं। इस सीज़न में ऑलरेडी 2 बार इस ग्राउंड पे मैच हो चुका है। 3 मैचेस हमें पिछले सीज़न के लेने हैं, तो देखते हैं क्या है। तो पहला मैच जो है ये सोमरसेट बनाम हैम्पशायर का हुआ था, और सोमरसेट ने यहाँ पर बना था 500 रन। जेम्स रूप पिछले सीजन में धमाकेदार फॉर्म पर थे और हर फॉर्मेट में उन्होंने करके दिखाया था। इस सीजन में उतना अच्छा फॉर्म उन्होंने अभी तक नहीं दिखाया। ऑलरिच और शोएब बाशिर ये थोड़ी बहुत बैटिंग भी करते हैं, स्क्वाड में है ये दोनों, लास्ट दोनों ऑलरिच और बाशिर, खेलने को नहीं मिला। यहाँ पे स्पिनर्स के आपको विकेट तो दिख रहे हैं, लेकिन स्पिनर्स को ज़्यादा यहाँ पे कुछ हेल्प नहीं मिलता। हैम्पशायर ने भी 300 के पार स्कोर पहुँचाया, जहाँ पर बाशिर के 3 विकेट से, और बाकी ऑलरिच ये दोनों खाली स्क्वाड में है, बाकी कोई नहीं है। हैम्पशायर को फॉलो ऑन करने भेज दिया, लेकिन हैम्पशायर ने मैच बचा लिया, जहाँ भी बाशिर और ऑलरिच के परफॉर्मेंस आपको देखने मिल जाए। सितंबर का महीना है तो हो सकता है थोड़ा बहुत स्पिनर्स ने यहाँ पे विकेट निकाला था, लेकिन आगे जब हम मैचेस देखेंगे और इस सीजन के जो मैचेस हुए हैं उनको भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्पिनर्स के लिए यहाँ पे खास कुछ नहीं है। अगला मैच सोमरसेट और सरे के बीच में हुआ, नोटिस करो। पेसर्स सरे के पास अच्छे खासे होते हैं, पता ही होगा आपको, चैंपियन टीम है वो, निपटा दिया 170 पर। सरे की तरफ से भी उन्होंने ऐसा रन बनाया 368। करंट स्क्वाड में आपको सिर्फ बाशिर मिलेंगी और ग्रीन अवेलेबल नहीं है। सोमरसेट को दूसरे इनिंग्स से कुछ खास करने नहीं, या रूल के कुछ परफॉर्मेंस हैं
रू के इस ग्राउंड पर परफॉर्मेंस रहते भी थे पिछले सीजन में, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, मतलब अवेलेबल नहीं है नहीं, मतलब फॉर्म में नहीं है, तो इसीलिए हम उनको काउंट नहीं कर रहे। नहीं तो शायद कीपर सेक्शन में सबसे अच्छे ऑप्शन वो हो सकते थे, बैंटन से भी अच्छे इस फॉर्मेट में। लिमिटेड ओवर में तो बैंटन ऑब्वियसली बेटर है, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में रू काफ़ी अच्छे प्लेयर हो सकते थे। क्रेग ओवर्टन है पेसर्स का यहाँ पे अपर हैंड, और ऑल आउट हो भी गई, और सिर्फ 29 का टारगेट था जो बिना विकेट खोए सारे ने चेस भी कर लिया। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि इस मैच में देखो 30 विकेट गिरे, 30 के 30 ही विकेट में यहाँ पे पेसर्स का अपर हैंड रहा है। बार बार मैं स्पिनर बोल रहा हूँ, 27 या 28 विकेट पेसर्स ने निकाले थे। तो ऐसा ही यहाँ पर जनरली आपको आगे भी देखने मिलेगा। और ये जो लास्ट मैच था इस ग्राउंड पे पिछले सीजन में, और ये हेड टू हेड का भी मैच जो आपने ऊपर देखा था, वहाँ पे भी हमें सेम ही चीज़ देखने मिला, जहाँ पे हमें लेमन बी एंड्रू उम्मीद के स्कोर्स देखने मिलते हैं, पेसर्स का अपर हैंड देखने मिलता है, ग्रेगोरी का यहाँ पे परफॉर्मेंस तक अपने वहाँ पे डेनली का ही परफॉर्मेंस देखा था 73 रन का, और यहाँ पे 2 विकेट जो निकले थे ये भी पेसर्स के थे, और फॉलो ऑन के बाद मैच ड्रॉ हो गया। इस सीजन में जो मैचेस हुए हैं वो देख लेते हैं, तो वो ज़्यादा रिलेवेंट होगा। ये तो पिछले सीजन में लास्ट के कुछ मैचेस हैं, तब तक कंडीशंस बदल जाते हैं, पिच की मिजाज भी बदल जाते हैं। लेकिन इस सीजन में जो मैचेस हुए हैं, कुछ दिन पहले ही जो मैचेस खत्म हुए हैं, उन पर अगर हम फोकस करें तो पहले मैच पर हमें देखने मिलता है नॉटिंघमशायर को 193 पर निपटा दिया सॉमरसेट ने। क्रेग ओवर्टन की बॉलिंग थी, मिगेल पिटोरियस जो इस सीजन में नए आए हैं, ग्रेगोरी, बाकी डेवी और बाशिर का भी एक एक करके विकेट रहा है। सॉमरसेट ने बनाया था 454 रन, जहाँ पे डिक्सन थोड़े से हिट और मिस है, लेकिन लास्ट जो मैच ड्रीम 11 ने लिस्ट किया था यही वाला मैच था, तो डिक्सन के आपको पॉइंट्स देखने मिलेंगे और परसेंटेज भी थोड़ा डिसेंट हो, लेकिन हिट और मिस है। ठीक है, जिस दिन चलते हैं अच्छा करते हैं, मतलब बहुत लंबा तो नहीं खींचते हैं, लेकिन तेज़ खेल लेते हैं, बाकी कंसिस्टेंट नहीं है डेफिनेटली। डेवी के भी कुछ यहाँ पे स्कोर्स हैं, बैंटन के रन्स, क्रेग ओवर्टन, मिगेल पिटोरियस ने यहाँ पे बैटिंग भी करी थी, वो बैटिंग कर भी लेते हैं, और रेनशॉ के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन थे, पेसर स्पिनर के बराबर के विकेट्स। लेकिन तीसरे इनिंग्स पर यहाँ पर बहुत बड़ा टोटल खड़ा करते हैं नॉटिंघमशायर ने, और कुछ भी खास बॉलिंग से हुआ नहीं। तो बैट्समैनों का यहाँ पे अपर हैंड रहा है, आप देख सकते हैं। हालांकि पहले इनिंग्स पर तो 193 पर वो निपट गए थे, लेकिन उसके बाद 900 के आसपास स्कोर बने और विकेट्स गिरे सिर्फ 12, और मैच यहाँ पे ड्रॉ हो गया। अगले मैच पर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर बिल्कुल उल्टी कहानी थी। यहाँ पे बॉलर्स का डोमिनेशन हमें देखने मिलता है। पिछले मैच पर हमने जो देखा, ये जो मैच हुआ था अप्रैल 19 को, उसके लगभग 10 दिन बाद, मतलब ये मैच खत्म हुए के 10 दिन बाद, ये अप्रैल 22 को ख़त्म हुआ, और ये मई 3 को ये मैच हुआ। तो यहाँ पे भी पहले इनिंग्स पर दिक्कत बनी थी बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को। मिगेल पिटोरियस ने फिर से यहाँ पे विकेट्स निकाले थे 4, क्रेग ओवर्टन, ये दोनों कंसिस्टेंटली हमें देखने मिल रहे हैं। बाकी ग्रेगोरी, डेवी बॉल के परफॉर्मेंस थे। सॉमरसेट भी कुछ खास अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने करी नहीं। लेमन बी और उम्मीद, लेमन बी का तो आपने ऊपर देख ही लिया था हेड टू हेड में, उम्मीद के बारे में हम कुछ बातें आगे करेंगे। पेसर्स का अपर हैंड, ठीक है, यहाँ पर भी सारे विकेट्स आपको पेसर्स ही लेते हुए दिख रहे हैं पहले इनिंग्स पर, और यहाँ पर भी 10 विकेट पेसर्स ने निकाला था। ठीक है, एसएक्स को यहाँ पे 138 पर निपटा दिया था। फिर से आपको क्रेग ओवर्टन, ग्रेगोरी, वही नाम, और डेवी के भी यहाँ पे 3 विकेट से, बॉल के 2 विकेट से, और 10 के 10 विकेट पेसर्स ने निकाल दिए। सॉमरसेट को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एंड्रू उम्मीद ने यहाँ पे भी कुछ स्कोर्स बनाए थे, पेसर्स का अपर हैंड यहाँ पे भी था, लेकिन उन्होंने टारगेट को चेस कर लिया। तो एक चीज़ जो हमें क्लियरली समझ में आ रही है कि यहाँ पे अगर आपको बॉलर्स जो लेने हैं वो लेने हैं पेसर्स। ठीक है, अगर हम बाकी मैचेस की टाइप की बात करें तो एक आध मैच में हमने एक आध इनिंग्स तो ऐसा देखा है जहां पर कोई बैटिंग साइड डोमिनेट कर रही है या 400 450 के आसपास रन बना भी रही है, लेकिन ये वाला जो सीन था कि तीसरे इनिंग्स पर जाके 440 रन बना देना, और वो भी सिर्फ 2 विकेट खो के, ऐसा आप शायद उम्मीद नहीं रखो। ठीक है, ये बहुत हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं है। अगर हम आखिरी 5 मैचेस की बात करें तो ये एक बार 500 रन बने थे पहले इनिंग्स पर 10 विकेट खोने के बाद। ठीक है, उसके बाद फॉलो ऑन भी करना पड़ा था सेकंड बैटिंग करने वाली टीम को। उसके बाद यहाँ पे भी आप नोटिस करोगे अच्छी बॉलिंग लाइनअप वाली टीम, पेस बॉलिंग लाइनअप वाली टीम ने 30 विकेट निकाल लिए, मतलब 3 बार ऑल आउट कर दिया टीम को। यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करोगे तो 235 था, 44 for 2 था, क्या पता मैच यहाँ पे भी प्रॉब्लम में आ जाती टीम जो तीसरी इनिंग से बैटिंग कर रही थी। यही एक मैच था जहाँ पर थोड़ा ऑड रहा, 2 बार 400 के बार स्कोर पहुँच गए, और लास्ट मैच में भी हमने ऐसा ही कुछ सीन देखा कि रन्स तो बहुत ज़्यादा नहीं बने हैं। ठीक है, तो ये अभी समझ पाना थोड़ा मुश्किल है कि हम एग्जैक्टली क्या उम्मीद रख सकते हैं। अगर मैं पिछले सीज़न की बात करूं, इस मई के महीने में एक मैच जो हुआ था, वो मैच भी काफ़ी हद तक इस मैच की तरह था, इस वाले मैच की तरह, जहाँ पे एक बार एक टीम ने 400 रन बनाया था और उसके बाद सामने वाली टीम को बैटिंग करने भेजा था, और 2 इनिंग बैटिंग करने के बावजूद भी वो उस रन को चेज नहीं कर पाए थे। हालांकि
वो दूसरी टीम ऑल आउट नहीं हुई थी, उन्होंने दूसरी इनिंग्स पर सिर्फ 8 विकेट खोया था, इसीलिए वो मैच तो ड्रॉ हो गया था, लेकिन दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम के लिए दिक्कतें थी। और वहाँ पे भी हमने नोटिस किया था कि पेसर्स का अपर हैंड है। सिर्फ एक ही स्पिनर थे उस पूरे मैच में जिन्होंने काफ़ी प्रभावित किया था, वो थे जैक लीच, जो कल के मैच में भी आपको स्क्वाड में दिख जाएंगे। जैक लीच या जो लीच, जो भी नाम है, जो स्पिनर है, इंग्लैंड के नेशनल टीम में भी खेलते हैं, सॉमरसेट की टीम में। उन्होंने 6 विकेट्स निकाले थे दोनों इनिंग्स मिलाकर, तो उन्होंने इंप्रेस किया था। बाकी मैच कुछ इसी तरीके का था। तो मेरे को जो लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट ही करना चाहेगी शायद जो टीम टॉस जीतेगी, अनलेस वेदर का कुछ इशू हो। और बैटिंग फर्स्ट में अगर यहाँ पे 400 450 के आसपास रन आप बना देते हो तो सामने वाली टीम के लिए दिक्कतें बन सकती है, क्योंकि 400 450 रन बनाने का मतलब यही है कि कम से कम 1.5 दिन तक तो वो टीम बल्लेबाजी करेगी ही। 1.5 दिन के बाद अगर आप सामने वाली टीम को बैटिंग करने भेजते हो दूसरे तीसरे इनिंग्स के लिए, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी होती है जनरली, ठीक है। या फिर आप दूसरा चीज़ भी कर सकते हो कि समझ लो आपने टॉस जीता है तो बॉलिंग ले लो और सामने वाली टीम को जल्दी निपटा दो पहले दूसरे सेशन के अंदर, पहले दिन के अंदर, और उसके बाद खुद दूसरी इनिंग से बैटिंग करके वही 400 450 के बीच में स्कोर बना दो। और तीसरे चौथे दिन में या ऐसे टाइम पे जब वो टीम बैटिंग करने आएगी दूसरी टीम, तो उनके लिए दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, जो कि हमने यहाँ पे देखा था। इस वाले मैच में देखा था जो सर ने किया था कि पहले उन्होंने बॉलिंग ले ली, सामने वाली टीम को ऑल आउट कर दिया, खुद 400 के आसपास स्कोर बनाया, कम था लेकिन वही समझ लो, और उसके बाद सामने वाली टीम को 226 पर निपटा दिया और खुद सिर्फ 29 रन का टारगेट लेके वो जीत गए, ठीक है। तो मोट यही यहाँ पे आपको करना होता है कि आपको 400 के आसपास तो स्कोर बनाना ही होता है एक इनिंग्स पे। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो मजॉरिटी ऑफ द टाइम्स रिजल्ट जो है आपके सपोर्ट में रहते हैं, अगर वेदर वगैरह का कोई इशू नहीं रहा। बॉलरों में से पेसर्स का अपर हैंड रहता है। सॉमरसेट की तरफ से बैटिंग से अगर हम बात करें तो हमें जो मेजर परफॉर्मर्स देखने मिले हैं, रू के इस ग्राउंड पे अच्छे रिकॉर्ड्स आपको दिखेंगे। पिछले सीजन में उन्होंने काफ़ी रन बनाए थे, इस सीजन में फॉर्म का थोड़ा वो है, लेकिन परफॉर्मेंस उनका इस ग्राउंड पे अच्छा रहता है जनरली। इसके अलावा रू का यहाँ पे भी था, देखो पिछले सीजन के दोनों ही मैच में रन बनाए थे। इसके अलावा हमने एंड्रू उम्मीद के थोड़ा परफॉर्मेंस देखे हैं। लेमन बी का तो हमने हेड टू हेड देख ही लिया, और मुझे यहाँ कुछ यहाँ पे खास नहीं दिख रहा है, बस ये है। और सेकेंड लास्ट मैच में सॉमरसेट ने जो 450 के बार स्कोर पहुँचाया था, वो बहुत सारे प्लेयर्स ने भी कंट्रीब्यूट किया था, जहाँ पे क्रेग ओवर्टन, मिगेल प्रेटोरियस, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। और ये दोनों तो एनीवेज बॉलिंग कराते हैं, तो आपको इनको एनीवेज लेके चलना ही होता है, लेकिन उनके बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशंस थे, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें जो बता सकते थे हम ग्राउंड से। हेड टू हेड की चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने सही से देख लिया होगा कि क्या क्या करना है, नहीं करना है। ऑब्वियसली देखो सॉमरसेट क्योंकि होम टीम है तो उनके पास थोड़ा बहुत एडवांटेज तो होगा ही। अभी देखना ये पड़ेगा कि केंट यहाँ से कैसे कॉप अप कर पाती है। बाकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो केंट ने लैंकाशायर को हराया था अवे टीम होने के बावजूद भी, तो वो कॉन्फिडेंस तो उनके पास होगा, और लास्ट मैच उन्होंने ड्रॉ किया था। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। सॉमरसेट की तरफ से आपको ऐसा प्लेइंग 11 देखने मिल सकता है। हालांकि इनके बेंच पे ऑलरिच, लीच और शोएब बशीर हैं। ये तीनों ही लेने लायक प्लेयर्स तो हैं, अगर इनको खिलाने के बारे में सोचे टीम तो तीनों ही अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। लीच लास्ट सीजन में जो इसी टाइम पे मैच जब हुआ था इस ग्राउंड पे, तो लीच ने बहुत सारे विकेट्स निकाले थे, और ये इंग्लैंड नेशनल टीम के भी होकर खेल चुके हैं, तो वो एक्सपीरियंस है रेड बॉल क्रिकेट का इनके पास। बाकी अगर आप करंट फॉर्म की बात करेंगे तो रेनशॉ एक इनिंग्स में उनको स्टार्ट मिला है अभी तक, लास्ट 2 मैचेस की अगर हम बात करें, 4 इनिंग्स समझ लो, लेकिन बहुत बड़ा कुछ नहीं है। डिक्सन का वही है कि थोड़ा तेज़ खेलते हैं, अगर चले तो थोड़ा लंबा खींच सकते हैं, बहुत बड़ा कुछ इन्होंने भी नहीं करा है। लेमन भी अच्छे फॉर्म पर दिख रहे हैं, एक यहाँ पर उनको स्टार्ट नहीं मिला, नहीं तो उन्होंने 30 के पार तो स्कोर पहुँचाया ही है, और 81 का स्कोर भी है, और हेड टू हेड में भी इनके काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस है। तो हमारी टीम में पहला नाम यही आते हैं। एंड्रू उम्मीद लास्ट 4 ही मैच में इनको स्टार्ट मिले हैं, ठीक है। कंसिस्टेंट स्कोरर हैं और प्रॉपर एकदम डिफेंसिव प्लेयर आप जो कह सकते हैं रेड बॉल क्रिकेट के लिए, वो वैसे हैं। टाइम लेके खेलते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता रन बने ना बने, एक छोट पे वो खड़े रहते हैं। तो ऐसे प्लेयर्स आपके लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं इस फॉर्मेट में। टॉम बेंटन कुछ खास फॉर्म पे तो नहीं है, लेकिन उनसे भी बुरे फॉर्म पर रिव्यू है, तो इसीलिए कीपर सेक्शन से कोई ज़्यादा आपके पास ऑप्शन भी नहीं होगा। और ये कीपिंग भी क्योंकि कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इनके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। जो 3 कीपर्स कल के मैच में आपके लिए अवेलेबल होंगे, बैंटन, रू और हैरी फिंच, उनमें यही एक सही ऑप्शन दिखते हैं, बाकी कोई लेने लायक नहीं है। ग्रेगोरी बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, हालांकि ये पुराने प्लेयर भी हैं, लेना तो पड़ेगा टीम में, लेकिन बहुत कुछ खास उन्होंने नहीं किया है। ओवरटन लास्ट एक आध मैच में ये परफॉर्मेंस इनका रहा है। मिगेल प्रेटोरियस बैटिंग भी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं इस ग्राउंड पे, डेफिनेटली लेने लायक है। ये 3 आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है, तीनों को ही लेके आपको चलना है। उसके बाद डेवी और बॉल हैं। डेवी थोड़ा बहुत बेहतर उन्होंने करा है और थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, तो ये एडवांटेज उनके पास है।
तो यहाँ से देखो 3, ये 2 हमारे 5, बेंटन 6, डेवी 7, ठीक है। ये 7 हमारे शॉर्ट लिस्ट में हैं, बाकी देखते हैं हम आगे क्या करते पाते हैं, लेकिन ये 7 के आसपास हम रहेंगे सॉमरसेट की तरफ से। अगर यहाँ पर लीच आ जाते हैं या ऑल्ड्रिच आ जाते हैं तो इनको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। किन की तरफ से जो प्रॉब्लम है कि उनके टॉप ऑर्डर से परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, एक डैनियल बेल ड्रमंड को छोड़ के अच्छे फॉर्म पर गुजर रहे हैं, डेफिनेटली ये निर्णायक है। लीडिंग ने भी रिसेंटली एक 179 का नॉट आउट का इनिंग्स खेल के रखा है। कुछ लोग इनको नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छे हैं। आपने देखा जो 3 मैच रिसेंट हुआ है, उन तीनों ही मैच में कम से कम एक इनिंग्स में तो इनके परफॉर्मेंस आए हैं। तो डेफिनेटली हमारे टीम में लीडिंग, मैं बोल रहा हूँ लीडिंग, डेनली की बात कर रहा हूँ, लीडिंग नहीं, लीडिंग के कुछ ऐसे नहीं है। लीडिंग ने यहाँ पर हालांकि एक बहुत बड़ा इनिंग्स खेल के रखा है, लेकिन फॉर्म का थोड़ा इशू इनके पास भी है। हालांकि ये बॉलिंग भी कर लेते हैं। एविसन अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी डिसेंट है, बॉलिंग भी करा लेते हैं, डेफिनेटली हमारे टीम में होंगे। फिंच कीपर सेक्शन में मुझे लगता नहीं आप ले पाएंगे। स्वानी बॉल लास्ट मैच ही उन्होंने शायद डेब्यू किया था केंट के होकर, अच्छे फॉर्म से आए हैं ये भी। साउथ अफ्रीकन डोमेस्टिक सर्किट अगर आपने थोड़ा बहुत फॉलो किया होगा तो जो 4 मैचेस हुए थे वहाँ पर उन्होंने काफ़ी बढ़िया बॉलिंग कराई थी, बैटिंग भी कर लेते हैं। और इनिशियली जो स्विंग मिलने का आसार रहता है जब, तो ये बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं हर फॉर्मेट में। तो ये मेरे तो काफ़ी पसंदीदा प्लेयर हैं, अगर स्पेस मिले आप बिल्कुल देख सकते हो इनकी तरफ। मैट पार्किंसन विकेट्स में है, उसके बाद नेथन गिलक्रिस्ट एक ही बॉलर जिनके रिकॉर्ड्स हैं करंट स्क्वाड में। क्वीन के भी रिकॉर्ड्स थे लेकिन क्वीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन नेथन गिलक्रिस्ट बहुत बढ़िया बॉलिंग कराई है इन्होंने, थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। उसके बाद वेस एगर। तो यहाँ से जो प्लेयर्स को हम ज़रूर लेकर चलेंगे वो है डैनियल बेल ड्रमंड, डेनली, एविसन, स्वानी बॉल मेरे कॉन्सिडरेशन में रहेंगे, नेथन गिलक्रिस्ट, ये 5 हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली आप परसेंटेज देख के क्रॉली के साथ भी जा सकते हो, लेकिन क्रॉली का फॉर्म थोड़ा अप डाउन चल रहा है। और याद रखना सामने वाली टीम के पास अच्छे खासे स्ट्राइक बॉलर्स हैं, क्रेग ओवरटन है, प्रिटोरियस हैं, ग्रेगोरी हैं, डेवी हैं, और ये सब विकेट्स में भी चल रहे हैं। तो जल्दी एक आध विकेट गिरने के आसार तो मुझे बहुत दिख रहे हैं किन की तरफ से। और उसके बाद वेसागर है यहाँ पे, इनका ही परसेंटेज डिसेंट होगा, अगर स्पेस मिले हम देख सकते हैं। अभी के लिए ये 4-5 प्लेयर्स मेरे कॉन्सिडरेशन में रहेंगे। इसके अलावा हमीदुल्ला कादरी के भी रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन क्या है कि हर दिन आप इससे बैटिंग से उम्मीद नहीं रखेंगे, और स्पिनर्स के लिए इस ग्राउंड पे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो इसीलिए मैं साथ कंसीडर ना करूं। मैं पेसर्स या पेस ऑलराउंडर के साथ भी जाना पसंद करूंगा। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें तो क्रेग ओवरटन और मिगेल प्रिटोरियस या ग्रेगोरी, ये 3 जो ऑलराउंडर को हमने पकड़ कर रखा है सॉमरसेट की तरफ से, इनके ही इर्द गिर्द लोग घूमेंगे। क्रेग ओवरटन का बनता भी है, इन्होंने बैटिंग से परफॉर्म करके रखा है, बॉलिंग से तो विकेट ले ही रहे हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है, बिल्कुल बनता है। मिगेल प्रिटोरियस पहली बार आए हैं इस सीज़न में और अच्छा कर रहे हैं, और बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। ग्रेगोरी के हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन क्या है कि बाकी प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं तो इनके परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये भी काम वो कर सकते हैं। रेनशॉ बहुत खास कुछ नहीं है, कभी कभी बॉलिंग कर लेते हैं, ठीक ठाक है, बहुत हाइप करने वाला कुछ नहीं है। बैंटन डिफॉल्ट कीपर बन जाते हैं आपके लिए। उम्मीद कंसिस्टेंट स्कोरर्स में से आते हैं, उम्मीद और लेमन भी, जो आपने देखा लेमन भी अच्छा करते हैं। डिफरेंस उम्मीद और लेमन भी ये है कि जो रन बनाने के लिए शायद उम्मीद 30 रन बनाने के लिए जितने बॉल लेंगे उतने बॉल में लेमन 50 बना देंगे, लेकिन इस फॉर्मेट में वो मैटर नहीं करता है, दोनों के ही रन आएंगे जो आपके लिए मैटर करते हैं। और मेरा कोशिश यही रहेगा कि ये दोनों मेरे टीम में रहें। केट की तरफ से क्रॉली और डैनियल बेल ड्रमंड के आसपास लोग जा रहे हैं। डैनियल बेल ड्रमंड का फॉर्म अच्छा दिख रहा है, रिकॉर्ड उतने अच्छे नहीं है हेड टू हेड में, लेकिन फॉर्म अच्छा दिख रहा है। क्रॉली का कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा, हिट और मिस है कंप्लीटली, और अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर है, तो इसीलिए मैं इनको छोड़ना सजेस्ट नहीं करता, लेकिन अगर स्पेस ना मिले तो देखना पड़ेगा। उसके बाद कॉम्पटन और एविसन तो बनता भी है, कॉम्पटन बिल्कुल फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं। रिस्की में डेनली है, हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। स्वानी पोल और गिलक्रिस्ट, उसके बाद दोनों से ही बॉलिंग की ज़्यादा उम्मीद रखना, स्वानी पोल बैटिंग भी काफ़ी अच्छी कर लेते हैं। अच्छा, तो मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, ये डेवी का वो है, आप अगर चाहो तो डेवी की जगह पे किसी और को भी ले सकते हो। गिलक्रिस्ट को एक लौते स्ट्राइक बॉलर के तौर पे मैंने रखा है। अगर आपको लग रहा है कि वही वाला मैच होगा जहाँ पे दोनों ही टीमों को बैटिंग से थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, जिसके चांसेस कम तो नहीं है, और मुझे लगता है अगर सोमरसेट ने 400 रन के पार भी पहुँचा दिया ना, तब भी उनके विकेट्स तो बराबर गिरेंगे। ऐसा नहीं होगा शायद कि वो 2-3 विकेट या 5-6 विकेट खो के रन बना देंगे, उनके भी शायद 8-10 विकेट तो गिरेंगे। तो बहुत इलॉजिकल नहीं होगा अगर यहाँ पे लास्ट प्लेयर के तौर पे एक और स्ट्राइक बॉलर को ऐड करो, जो कि ऑब्वियसली आपके पास वेस एगर होते हैं केंट की तरफ से, और उनका परसेंटेज भी बहुत हाई है। इसके अलावा मैट पार्किंसन ने भी थोड़े बहुत परफॉर्मेंसेस करे हैं, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे स्पिनर्स के लिए कुछ खास दिख नहीं रहा, तो मैं नहीं ले रहा उनको। ऑलराउंडरों में स्वानी पोल है। अगर आप यहाँ पे डेवी के जगह पे लेते हो वेस एगर को, तो स्वानी पोल आप साथ में ही ले सकते हो वेस एगर के साथ, और अगर आप डेवी को छोड़ना नहीं चाहते हो तो स्वानी पोल या एगर में से किसी एक को लेना पड़ेगा। मेरा वोट तो यही रहेगा कि डेवी को रख दो, क्योंकि डेवी बैटिंग कर सकते हैं, और स्वानी पोल को भी मैं शायद रख कर चलूँ क्योंकि ये भी बैटिंग कर सकते हैं। ठीक है, बैट्समैनों में से मैंने इन तीनों को रखा है, लेकिन एक प्लेयर जिसको मैं रखना ज़रूर चाहूँगा
वो है एंड्रू उम्मीद। इनके तरफ मुझे तो नहीं लग रहा कि स्मॉल लीग में कोई भी जाने वाला है। अगर आप इनको रखना चाहते हो तो डेनली या डीवीडी में से किसी एक के जगह पे रख सकते हो। डीवीडी का फॉर्म अच्छा है, रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। डेनली का फॉर्म थोड़ा अप डाउन है, लेकिन रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। तो ये सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा। यही एक दो सिलेक्शंस हैं, बैटिंग से एक, बॉलिंग से एक, जो आपको करना है। ये आप कर लेना सिचुएशन के ऊपर, टॉस के ऊपर डिपेंड करके। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैच बराबर होना चाहिए और टॉस का शायद उतना इफेक्ट नहीं आए। सॉमरसेट मुझे लगता है यहाँ पे डोमिनेट करनी चाहिए। स्पेशली उनकी बॉलिंग यूनिट मुझे बहुत सही लग रही है। अच्छे खासे बॉलर्स हैं और रेगुलर विकेट्स में चल रहे हैं। इतनी अच्छी बॉलिंग चल रही है इनकी, ग्रेगोरी की परफॉर्मेंस नहीं आने पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान इनको नहीं हो रहा है। नहीं तो ग्रेगोरी के ऊपर इनको बहुत डिपेंड करना पड़ता था। पिछले सीजनों में क्या होता था कि क्रेग ओवर्टन और ग्रेगोरी यही मेजर बॉलर्स होते थे। अभी मिगेल प्रिटोरियस भी आ गए हैं और डेवी ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि सॉमरसेट अपर हैंड रख सकते हैं। और उनके बैट्समैनों के पास भी मुझे कंसिस्टेंसी दिख रही है। लेमन बी का तो अब मैंने बता ही दिया, एंड्रू उम्मीद भी अच्छा कर रहे हैं। तो इसी रीज़न की वजह से, बाकी नीचे से जो बॉलर्स ऑलराउंडर्स हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं बैटिंग से। इसी रीज़न की वजह से मुझे सॉमरसेट अपर हैंड रखती हुई दिख रही है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।